एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई बहन तो कई हुए लेकिन वे जिंदा ना बचते थे। वे 2 साल 1 साल 6 महीने जीकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। मैं ही एक इकलौता बचा था जो जी गया था और मेरे माँ बाप तो मुझे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। और मैं 12वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था और मैं चाहता था कि मैं साइंस में ही आगे की पढ़ाई करूँ। फिर मैंने नीट की एग्ज़ाम देने की ठान ली और मैं उसमें पास भी हो गया था। फिर मैंने अपना एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा लिया था और वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। पर मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ गई थी और कहती थी, मैं तेरी शादी जल्दी ही कर दूंगी। देख बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है और हमने कोशिश की है तेरी हर इच्छा पूरी करें, पर तुझे भी हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी और तुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। फिर मेरी माँ ने बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी थी। मुझे उस लड़की से बहुत चिढ़ होती थी। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में रहती थी और मैं शहर में आकर एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी कर ली थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। जब माँ बाप का अचानक देहांत हो गया, मजबूरन मुझे अपनी पहली पत्नी को शहर लेकर आना पड़ा। उसे सख्ती से कहा, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। वह डर गई और फिर नौकरानी बनकर मेरी दूसरी पत्नी की सेवा करती। एक दिन मैं बीमार पड़ गया तो मेरी पहली पत्नी रात में मेरे कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई थी। पहले ये आवाज़ दूर से सुनाई देती थी, मगर जब मैं धीरे धीरे सुनने लगा तो महसूस हुआ ये आवाज़ तो मेरे बहुत ही करीब से आ रही थी। ये आवाज़ किसकी थी, इसलिए मैं एक झटके से उठ बैठा था और आसपास देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैं कमरे में रोशनी जलाई तो मेरी आत्मा तक कांप गई और मैं उठ बैठा था। वह कहने लगा, क्या हुआ परवीन, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैंने उसे घूर कर देखा था और बोला, तुम फ़ोन पर किसी लड़की से बात कर रहे थे ना? उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया है। वह देख चार्जिंग पर लगा रखा है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने जल्दी से ना में सिर हिला दिया और बोला, कुछ नहीं यार, सपना देखा था। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। मैंने कमरे में फिर से अंधेरा कर दिया था, मगर मैं बड़ी हैरानी में था। ये कैसी आवाज़ थी? मैंने सर झटका और सोने की कोशिश करने लगा था, मगर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। मैं एक गांव में रहता था, मगर मैं अपने आगे की पढ़ाई करने के खातिर शहर में आकर बसा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई की थी। अब मेरे डॉक्टर बनने में बहुत कम वक्त रह गया था। सुबह हुई तो फिर से वही भाग दौड़ लग चुकी थी। आधा दिन कॉलेज में गुजरता था। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो बेड पर ढह गया था। गर्मी बहुत थी, मेरी मत मारी गई थी। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे फिर से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं झट से उठ बैठा था और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। ये कमरा बहुत छोटा सा था, सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए पूरा कमरा मेरी नज़रों के सामने ही था। कोई भी तो नहीं था यहाँ पर। अभी मेरा दोस्त अतुल भी वापस नहीं लौटा था, नहीं तो मैं समझता वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। मैंने उठकर बाथरूम को चेक किया तो वह भी खाली था। हंसी की आवाज़ भी अब थम चुकी थी। मैं परेशान होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर पापा का नंबर जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर लिया और पापा की परेशानी सी आवाज़ मेरे कानों में आई थी। वह कहने लगे, परवीन तुम कहाँ हो? मैं बोला, पापा मैं अभी कॉलेज से वापस आकर अपने कमरे में बैठा हूँ, सब ठीक तो है ना? पापा कहने लगे, नहीं सब ठीक नहीं है, तुम जल्दी से गाँव वापस आ जाओ। पापा की बात सुनकर तो मेरे हाथ पैरों से दम ही निकलने लगा था। मैं बोला, क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पापा कहने लगे कि बेटा, माँ बाप सोचते हैं कि उनकी औलाद बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम जानते हो ना कि तुम मेरी बस एक ही औलाद हो। रात से तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं अकेला उसे कभी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ तो कभी किसी अस्पताल में, और उसकी सेहत किसी तरह भी ठीक नहीं हो पा रही है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ ताकि हम दोनों उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं। पापा की बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं बोला, पापा ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? पापा कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मगर तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं लेकर जा सकता तुम्हारी माँ को अस्पताल में। बोला, ठीक है पापा, फिक्र ना करें, मैं शाम तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। मैंने जल्दी से बस स्टेशन कॉल मिलाई थी, अपने लिए एक टिकट बुक करवाई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी ही टिकट मिल गई थी। मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया और अतुल को भी एक मैसेज कर दिया था, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ,
सारा रास्ता बड़ी परेशानी में कटा था। न जाने अब मेरी मम्मी को क्या हो गया है। दिल ही दिल में मैं उनकी सेहत के लिए प्रार्थना भी कर रहा था। शाम में घर पहुंचा, मम्मी को बीमारी में तड़पता हुआ बिस्तर पर पाया था। मैं उनके गले लगा तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बोला, मम्मी क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर ली है आपने अपनी। मम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सपना नहीं देखा था, दिल बड़ा परेशान हो रहा था और तबीयत खराब हो गई। मम्मी की बात सुनकर चौंक गया। कहीं मम्मी मेरे सपने के बारे में कमरे में गूंजने वाली हंसी तो नहीं था। खैर मैंने मम्मी से कहा कि आप मेरा नज़र उतार दीजिए, उसमें परेशान होने की क्या बात थी, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती। खैर मैंने मम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया तो वो काफ़ी हाई था। मैंने उनको दवाई दी और उनको आराम करने के लिए कहा। मैंने चेकअप कर लिया था, उनकी हालत अब अस्पताल लेकर जाने वाली नहीं है। वह पिछले डॉक्टर की दवाई खाकर अब ठीक हो चुकी थी। मम्मी ने मुझे देखा तो अब उनको काफ़ी सुकून मिल गया था और अब मैं पापा के साथ बैठा बातें कर रहा था। सुबह हुई तो मैं मम्मी से कहने लगा कि अब आपकी तबीयत तो काफ़ी ठीक हो गई है, मुझे परमिशन दीजिए, मैं वापस चला जाता हूँ। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अपने सर पर हाथ रखवा कर कहा, तुम्हें मेरी कसम है, इस बार तो तुम शादी करके ही वापस जाना। अगर तुम शादी किए बिना ही वापस जाओगे तो अगली बार जब तुम वापस लौटोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे मम्मी से इस तरह की बात की तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। मैं बोला, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता है कि मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता हूँ और प्लीज़ मेरे भी तो कुछ सपने और अरमान हैं। अब कुछ ही समय रह गए हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। वैसे अभी मुझ पर शादी की जिम्मेदारी मत डालो। मम्मी ने कह दिया कि मैं तुमसे अपनी बात कह चुकी हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी प्यारी है फिर तुम्हें शादी करना ही होगी। शादी का तो अभी 5-6 साल तक मेरी ज़िंदगी में कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन मुझे उस टाइम खुद पर बड़ी हैरानी हुई जब मैं मम्मी के एक बार कहने पर ही हथियार डाल दिए थे। मम्मी ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने ऊपर ऊपर से मना किया, मगर मेरा दिल भी अंदर से बिल्कुल राजी हो चुका था, जैसे मैं सदियों से शादी के लिए तैयार ही बैठा हुआ था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मुझे अचानक से क्या हो गया था। मैंने कहा, मम्मी आप मेरी शादी किससे करवाना चाहती हो। तो वह कहने लगी, मेरी जिगरी दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं एकदम चौंक गया था। मैं बोला, मम्मी नीलू तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने तो शायद 5वीं क्लास भी नहीं पढ़ी है और फिर मेरी बीवी कैसे बन सकती है। आपको तो पता है मुझे शुरू से ही पढ़े लिखे लोग अच्छे लगते हैं। कहने लगी, डिग्री तुमने क्या करना है, लड़की तो अच्छी है ना। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था, मैं एक कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ कैसे जीवन बिता सकता था, मगर न जाने क्यों मैंने हामी भर ली थी और मम्मी से कहा कि ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे, मगर मैं ये शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं करना चाहता था। ये फंक्शन जिस तरह भी जल्दी से निपट जाता उतना ही जल्दी अच्छा था। मम्मी तो इतनी खुश हो गई कि वह उठकर नाचने लगी और फिर मेरे माथे पर किस करके कहने लगी, आज तुमने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है, भगवान तुम्हें भी दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दे। मैंने मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गया था। अब मुझे खुद पर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैंने खुद को कोसा भी, परवीन तुम ये क्या करने जा रहे हो। मैंने सोचा कि अभी उठकर मम्मी को मना करूँगा। मैंने पहले जज्बात में आकर शादी के लिए हाँ भर दी थी, मगर ये शादी नहीं करना चाहता था, नीलू से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है मेरी शादी करने की तो कोई और लड़की ढूंढो, क्योंकि नीलू मुझे कभी भी पसंद नहीं है। मैं ये सब कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सकता था। ये सब बातें सोचता सोचता सो गया था, मगर थोड़ी देर के बाद मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली थी। वह कहने लगी, मुबारक हो परवीन, मेरी सहेली भी मान गई है, उसने अपनी नीलू बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए दे दिया है। अब कुछ ही दिनों में वह तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आएगी। मैं चुपचाप बैठा रहा। तब मम्मी मेरे पास बैठ गईं और कहने लगी, परवीन खुशी का मौका है, तुम इस तरह की शक्ल बनाओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम पर ज़बरदस्ती कर रही हूँ। तुम खुशी मनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया फूल खिलने वाला है। मैं मम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया था। कहा, मम्मी आपने करना वही है जो आपने सोचा हुआ है, फिर आपको मेरी खुशी या नाखुशी का क्या फ़र्क पड़ता है। मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं परवीन ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर घर में शादी की फंक्शन शुरू हो चुकी थी। मेरे कहने के हिसाब से सब कुछ सादगी से हो गया था। 1-2 फंक्शन में ही शादी निपट गई थी। हम बारात लेकर वापस आ चुके थे। अब मेरी दुल्हन मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी, जबकि मैं छत पर खड़ा सोच रहा था क्या मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए या नहीं। ऐसी लड़की जिसके साथ ना तो दिमागी तौर से मैं उसके लिए तैयार हूँ, ना ही पढ़ाई के हिसाब से मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे बिताऊँगा।
सब कुछ सोचते सोचते काफ़ी देर बीत गई थी। फिर मैंने सोचा, अब जब शादी कर ही लिया है तो मुझे अपने कमरे में भी चले जाना चाहिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी अभी तक घूंघट गिराकर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और घूंघट पलट दिया। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया था। नीलू बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मैं बोला, नीलू कैसी हो तुम? वह मुस्कुराने लगी, ठीक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका सर झुका हुआ था। मुझे उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। मैं नीलू को देखा तो ऐसा लगा ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं जितना मैं सोच बैठा हूँ। जिसे मैं इतनी नफरत करता था, ये तो कोई बहुत प्यारी भोली भाली लड़की है। मैं नीलू को मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उससे बातें करने लगा था। मुझे नीलू अच्छी लगी। ठीक है, सुबह हुई तो मम्मी कमरे में आई और कहने लगी, मेरी बहू तुम्हें कैसी लगी? तो मैं मुस्कुराया और बोला कि आपकी बहू अच्छी है। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी, इसलिए मैंने ये पूरे 7 दिन अपनी पत्नी के साथ ही बिताए थे। मुझे ये सोचकर हैरानी हुई थी कि मैं नीलू जैसी लड़की के साथ इस तरह खुश कैसे रह सकता हूँ। ऐसा लगता था जैसे नीलू ने मुझ पर जादू कर दिया था। उसने अपने साथ मेरी ज़िंदगी रंगीन बना दिया था। मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करता था, मेरी बातें समझ भी लेती थी। हाँ, हम दोनों में पढ़ाई का बहुत फ़र्क था, लेकिन वो मेरी हर बात को समझ पा रही थी। मगर मैं उससे जब भी कभी इंग्लिश का शब्द बोलता था तो वह अटक जाती थी। फिर मैं कहता था, इंग्लिश सीख कर क्या करोगी? मेरे लिए तुम ऐसे ही ठीक हो, मुझे तुम ऐसे ही स्वीकार हो। छुट्टी पूरी हो गई तो मुझे अब वापस अपने कॉलेज जाना था। मैंने मम्मी से परमिशन ली। माँ कहने लगी, तुम अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ, वह तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएगी। तो मैं बोला, मम्मी ये शादी मैंने आप लोगों के लिए ही की है। मेरी पत्नी आपके पास रहेगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मैं कमरे में गया तो नीलू बेड पर बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, मैंने सुन लिया आप वापस जा रहे हैं। आपकी वापसी के डर से मैं रो रही हूँ। मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है। मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं बिता सकती। आपका जाना जरूरी है तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं बोला, नीलू मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं शहर में एक लड़की के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर हफ्ते की छुट्टी तुम्हारे साथ आकर बिताऊंगा। तुम कुछ महीने इस तरह बिता लो, फिर मैं शहर में अपना घर ले लूँगा और तुम्हें और अपने माँ बाप को साथ ले जाऊँगा। नीलू बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर मैं वापस जाने लगा तो मेरा भी दिल दुख रहा था। मैं अपनी इतनी प्यारी कमसीन पत्नी को कैसे छोड़ आया। मैं बस में जाकर बैठा तो नीलू के साथ बिताया हुआ एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मुझे नीलू पर बड़ा प्यार आ रहा था। पूरा रास्ता मैं नीलू की चुलबुली बातों को याद करके हंस रहा था और आखिरकार मेरा सफ़र अब ख़त्म हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब सोकर उठा तो देखा मम्मी की कॉल मेरे मोबाइल पर कई बार आई हुई थी। मैंने कॉल बैक किया तो मम्मी कहने लगी, बेटा तुम तो शहर पहुंचकर अपना हाल चाल भी ना दिया। अपनी पत्नी से बात कर लो, उसने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। नीलू का जिक्र सुनकर अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मम्मी ने नीलू को कॉल पकड़ा दिया था। नीलू तो सिसकियों के बीच कहने लगी कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप जल्दी से वापस आइए। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं बोला, हाँ ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन अब तुम रोना धोना बंद करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था, मैंने मम्मी की बात क्यों मान ली। मेरा और नीलू का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। मुझे नीलू से चिढ़ सी होने लगी थी। मेरा दोस्त अतुल कमरे में आया तो मुझे देखकर बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा, हाँ यार बताओ मेरी मिठाई कहाँ है। मैं अपनी शादी के बारे में अतुल को फ़ोन पर भी बता चुका था। मैंने ना में सिर हिलाया और बोला कि नहीं यार, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं कोई मिठाई लेकर नहीं आया। तो अतुल ने हंस दिया, कहने लगा, अच्छा बहाना बनाया तूने। मैंने फ़ोन पर देखा तुम बहुत खुश थे, तुम अपनी पत्नी की भी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। अब जैसे ही शहर की हवा तुम्हें लगी है तो तुम ये कहने लगे हो तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है। ये कैसा मजाक है। मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर चिढ़ सा गया था। अब मैं हर वक्त परेशान रहता था। मैं अपनी शादी से खुश ना था। मैं खुद को उस वक्त को कोस रहा था जब मैं नीलू से शादी करने के लिए राजी हुआ था। एक दिन मैं कॉलेज में बैठा था, कुछ लड़कियां मेरे करीब से गुजरने लगी तो चलते चलते वो मेरे करीब आकर रुक गई थी और वे आपस में कुछ मेरे बारे में डिस्कस करने लगी थी। एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगी, देखो उस इंसान के चेहरे पर दुख और परेशानी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और ये उसको मिटाना चाहता है, मगर ऐसा मुमकिन लगता नहीं।
ये सब देखकर मैं हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? मेरा चेहरा पढ़ने की परमिशन तुम लोगों को किसने दी? मुझे लगता था वे लड़कियां डर कर भाग जाएगी, लेकिन वह लड़की भागने वालों में से नहीं थी और साथ ही साथ वह अपने दोस्त से बातें कर रही थी। वह कहने लगी, देखा, अब ये बंदा हम पर गुस्सा करेगा क्योंकि हमने उसके अंदर की बेचैनी को पकड़ ली है। मुझे उसकी बातें कुछ दिलचस्प लगने लगी थी। मैं बोला, ये सब क्या हो रहा है? वह लड़की कहने लगी, मैं दिमाग पढ़ने वाली पढ़ाई पढ़ रही हूँ और मैं लोगों के चेहरे पढ़कर उनके अंदर का हाल जान लेती हूँ, मगर मेरी दोस्त रीना को मेरी काबिलियत पर शक था, इसलिए मैंने आज उसे पूरे कॉलेज के बच्चों का चेहरा पढ़कर सुना रही हूँ। आप बताइए, आपके साथ वही समस्या है ना जो मैंने अभी बताया है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताओ कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। तो वे लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा नाम अलका है। अगर आप मुझे कैंटीन पर साथ लेकर जाओगे और मुझे एक कप चाय पिलाओगे तो मैं आपकी समस्या हल कर दूंगी। मैंने अलका से कहा कि हाँ, तुम चलो मेरे साथ। वे लड़की कैंटीन में बैठकर बातें करने लगी थी। वह लड़की बहुत अच्छी बातें करती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश ये लड़की मेरी पत्नी बन जाती। मैंने कहा, नीलू जैसी गंवार लड़की के साथ शादी कर ली। ये सब मैं अपने मन में ही सोच रहा था जब तक अलका की चाय खत्म हो गई तो अलका उठने लगी। मैं बोला, मुझे अक्सर परेशानी रहती है, अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी तो मुझे आपसे बात करके अच्छा लगेगा। वो मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। अलका ने मुझे अपना नंबर दे दिया था। मैंने घर पहुँचते ही उसे कॉल की थी। उसने भी मेरा कॉल फ़ौरन ही अटेंड कर लिया था। अब मैं उसे हर रोज़ बातें करने लगा था, वह भी मुझसे बातें करती थी। एक दिन कहने लगी, मैं किसी के साथ इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ। आप दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिसके साथ मुझे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। मैं मुस्कुरा दिया, बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि तुम्हें अपने ज़िंदगी में ही शामिल कर लूँ। आगे से अलका कहने लगी, तो आपको रोका किसने है? ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था। यानी ये सब इतनी आसानी से हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अलका से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वह भी बिल्कुल शांति से, क्योंकि मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो अलका कहने लगी, मुझे कौन सा ढोल बजवाना है? मैंने उससे कहा कि कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। उसने कहा कि 4 दोस्तों को तो बुला लेते हैं। मैंने उसकी बात मान ली थी और फिर हम कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ जाकर मैंने अलका के साथ शादी कर लिया था। अब मुझे ये परेशानी सता रही थी कि मैं अलका को कहाँ लेकर रहूँगा। तो अलका कहने लगी, मेरे पापा ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया था, हम दोनों वहीं पर रहने लगे। मैं अलका को विदाई करवाकर उसी के फ्लैट में ले गया था। अलका के पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, जबकि उसकी माँ बाहर विदेश में रहती थी और अलका यहाँ पर अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। अलका से शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। हर वक्त खुश रहने लगा था। परेशानियां तो जैसे मुझसे दूर हो गई थी। अलका जब हंसती तो मैं उसकी हंसी में खो जाया करता था। ऐसा लगता था जैसे ये हंसी तो मेरी जानी पहचानी सी है। मेरी मम्मी का कॉल बार बार आता था। वह रोती धोती रहती थी। वह कहती थी, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है तुझे तो कम से कम एक बार अपनी पत्नी को ही मिल जाओ। मम्मी इस तरह उदास थी, मैं खुद को गांव जाने से नहीं रोक पाया था। मैंने अलका से कहा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए परेशान है। तो अलका कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैंने उससे कहा, कुछ दिनों की तो बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। अलका बड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैं गांव चला गया। अब मैंने 2 दिन अपनी माँ के साथ बिताए थे। उनका हर तरह से ख्याल रखा था। जब मैंने महसूस किया कि नीलू मुझसे नाराज़ है, वो मेरे साथ बात भी नहीं कर रही थी, मैंने तो इस बात को ही बहुत अच्छा समझा था। मैंने भी उसको मनाने की कोशिश नहीं की थी। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह बिताया था। मैंने महसूस किया था कि नीलू रात भर रोती रहती थी, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताकर शहर वापस आ गया था। अलका बहुत गुस्से में लग रही थी। वह कहने लगी, क्या अब हर वक्त ऐसा ही हुआ करेगा कि तुम मुझे छुट्टी वाले दिन छोड़कर अपने माँ बाप के पास चले जाया करोगे? मैंने कहा, हाँ, हफ्ते के बाकी 6 दिन तो तुम्हारे साथ बिता लिया करूँगा और 1-2 दिन अपने माँ बाप के साथ बिता लूँगा, तो उसमें क्या हर्ज है। फिर यूँ हुआ कि अगले इतवार आने से पहले ही मुझे खबर मिली कि मेरे माँ बाप दोनों का अचानक ही देहांत हो गया है। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा था। उनके लाश को ही देखकर मुझे उनकी मौत का यकीन आया था। नीलू एक तरफ सिसक सिसक कर रो रही थी। वह कह रही थी कि दोनों रात में अच्छे भले सोए थे, न जाने उनको क्या हो गया था। मुझ पर यह सदमा पहाड़ की तरह टूटा था। मैंने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया।
अब मैं पिछले 10 दिनों से गांव में ही मौजूद था। मेरा शहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरी आंखों के सामने मम्मी पापा की शक्ल घूम रही थी। वो मेरी शक्ल देखने को तरसती रही। दुनिया से चली गई थी और अब मैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। कुछ दिन बीते तो नीलू ने मुझे एक खत दिया। उसने कहा कि आपकी माँ ने ये खत मेरे पास रखवाया था। मैंने वह खत पढ़ा तो उसमें मम्मी ने लिखवाया था कि अपनी पत्नी को अब गांव में यहाँ अकेला मत छोड़ना। मैंने तो सोचा था कि माँ बाप की मृत्यु के बाद मैं नीलू को हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा, मगर मम्मी की वसीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए नीलू को कहा कि तुम भी मेरे साथ शहर चलो। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई थी। उसको लगा था शायद अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर मैंने उससे कहा कि शहर जाकर ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो, बल्कि एक नौकरानी बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं वहाँ शादी कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। मेरी बात सुनकर नीलू के चेहरे के असर बदल गए थे। मेरी बात सुनकर तो ऐसे लग रहा था वह जैसे अभी दुखी से मर जाएगी। मेरा दिल उसके लिए दुखी भी था, मगर अब क्या किया जा सकता था। नीलू ने उस चीज़ को भी बर्दाश्त कर लिया था। मेरे साथ शहर आ गई थी। मेरी पत्नी ने जब नीलू को देखा तो वह गुस्से से बोली, ये कौन है और उसे साथ क्यों लेकर आ गए हो? तो मैंने कह दिया कि ये मेरे माँ बाप के घर की नौकरानी है, बचपन से हमारे घर में रहती है और माँ बाप के मृत्यु के बाद उसको यहाँ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हेल्प कर दिया करेगी। अलका चुप हो गई थी। अब मैंने देखा था मेरी पहली पत्नी नीलू सारा सारा दिन घर के काम करती, जबकि अलका मेरे साथ हंसती बोलती, और ये सब देखकर नीलू आहें भरती रहती थी। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था कि मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मैं अब चलने फिरने का भी मोहताज हो गया था। अलका तो मेरी हालत देखकर पागल हो गई थी, जबकि नीलू भी छुप छुप कर रोती रहती थी। अब मैं सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। अलका और नीलू दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक रात अचानक किसी के हंसने की आवाज़ से मेरी आंख खुली थी। वे तो वही हंसी थी जो मुझे मेरे हॉस्टल में सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर उठ बैठा था। मुझे 1 मिनट नहीं लगा पहचानने में। ये आवाज़ तो अलका की थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने नीलू खड़ी थी। वे बहुत घबराई हुई थी। मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, परवीन, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बस आपकी पत्नी अलका की वजह से हो रहा है। वह अपने आप को आपके करीब करने के लिए न जाने क्या क्या खेल खेल रही है। अभी मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें अपने पति को मारने के लिए पैसे नहीं दिए थे। तुम अब 2 बार गलती कर चुके हो। पहले तो मैंने तुम्हें पैसा इसलिए दिया था क्योंकि चलो कुछ तो अच्छा हुआ था कि परवीन के माँ बाप से मेरा पीछा छूट गया था, और इस बार तो मैं पैसे नहीं दूंगी क्योंकि नीलू सही सलामत मेरे सामने फिरती रहती है, और जिसको पाने के लिए मैंने इतना पाप कर चुकी हूँ उसी को तुमने अपाहिज कर दिया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, और परवीन की मोहब्बत पाने के लिए मैंने उस पर काला जादू भी करवाया था। तभी तो वह शादीशुदा होने के बाद भी उसने मुझसे शादी कर ली। वह तो मुझे घास तक नहीं डालता था, और देखो कहाँ उसने मुझसे शादी कर ली। जब नीलू ने ये सारी बात बताई तो मैं तो हैरान रह गया। अभी वह ये सब बातें मुझसे बता ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला था और अलका अंदर दाखिल हो गई थी। उसने जब नीलू को मेरे साथ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने नीलू को बालों से पकड़ लिया था। वह कहने लगी, तुम इस वक्त मेरे पति के पास क्या कर रही हो? फिर नीलू चीख कर बोली कि मैं तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ। परवीन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम हो। ये बात सुनकर अलका रोने लगी थी। वह कहने लगी, हाँ, मगर मैं ऐसा तो नहीं करना चाहती थी। मैं एकदम से फट पड़ा था। मैं बोला, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सीधी तरह से बताओ अलका। अलका फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, परवीन, आपको याद है जब आपने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मैंने भी कॉलेज में दाखिला लिया था। मुझे आप पहली नज़र में ही बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपके आसपास ही मंडराती रहती थी, लेकिन आपने कभी मुझ पर नज़र नहीं डाली थी। आपके इश्क में दीवानी हो चुकी थी। आपको हर सूरत पाना चाहती थी। मैंने 3 साल कोशिश की आपकी नज़रों में आ जाऊं, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे मजबूरन काले जादू का सहारा लेना पड़ा था। मैं आपकी नज़रों में आना चाहती थी। मैं चाहती थी हर जगह आपको मैं ही नजर आऊं, आप मुझे ही सुनते रहो। बस अलका की बातें सुनकर पता चला ये हंसी की आवाज़ भी मुझे अलका के जादू की वजह से ही आती थी। खैर, अलका बोली, मैंने आप पर काला जादू किया था ताकि आपके अंदर शादी करने की चाह पैदा हो जाए, क्योंकि मैं प्लान कर चुकी थी कि आपकी ज़िंदगी में आऊँगी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि आप गांव गए हैं और आपकी माँ ने आपकी शादी ज़बरदस्ती अपनी सहेली की बेटी से करवा दी है। मुझे लगता है शादी के लिए आपने हाँ भी इसलिए भरी थी क्योंकि मेरा जादू उस वक्त आप पर काम नहीं कर रहा था।
लेकिन जब मुझे ये खबर पहुंची तो मैं टूट कर रह गई थी। इसलिए मैंने जादू के असर और ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब मैं आप पर कड़े से कड़ा जादू टोना करवाना चाहती थी ताकि आपको मैं अच्छी लगने लगूं। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन आपकी मम्मी तो पीछे ही नहीं हटी थी। वे बहाने बहाने से आपको गांव में बुलाती रहती थी। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पत्नी अच्छी लगने लगे, इसलिए मैंने ऐसा जादू करवाया आपकी पहली पत्नी नीलू मर जाए। लेकिन हद तो तब हुई जब आप अपनी पत्नी को सही सलामत और जिंदा साथ ही ले आए। मगर इस बात की खुशी थी कि आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं था। आपने उसे घर की नौकरानी बना दिया था, मगर ये सब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने जादू करवाया कि ये लड़की हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। न जाने जादू उल्टा क्यों पड़ गया और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अपाहिज हो गए। परवीन, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दीवानों की तरह चाहती हूँ। आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग तो फटने वाला हो गया था। मैं बोला, मेरी हर खुशी छीनने के पीछे अलका तुम्हारा हाथ था। तुमने मुझ पर काला जादू करवाया था और तुम अब ये दावा कर रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे अलका से डर लगने लगा था। मैं उससे दूर रहने लगा था, जबकि वो मेरे लिए तरसती रहती थी। अब मैंने अलका का फ्लैट छोड़ने का इरादा कर लिया था। मैंने नीलू से कहा कि अपना सामान पैक करो, हम वापस गांव में जाएंगे। लेकिन ये बात अलका ने सुन ली और वह गुस्से से पागल हो गई थी। वह घर के सारे सामान और चीज को उठा उठाकर बाहर फेंकने लगी थी। उसने नीलू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैंने अलका को डिवोर्स की धमकी दी थी। मैं वापस गांव आ गया। मुझे मालूम है कि अलका मुझे खोने के बाद अब ज़्यादा खूंखार हो गई थी। वह मेरे ऊपर और ज़्यादा काले जादू कराने लगी होगी। लेकिन शुक्र है, मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। वह घर में रोजाना ही पूजा पाठ किया करती थी। सारा दिन वह भगवान की माला जाप करती थी और मेरी सेवा करती रहती थी और मेरी हर चीज़ की देखभाल करती रहती थी। हम दोनों काले जादू से बचने के लिए एक बाबा के पास भी गए थे। भगवान ने अब मेरी टांगें तो ठीक कर दी थी, लेकिन अक्सर मुझे अलका की शक्ल दिखाई देती थी। मुझे बहुत डर लगता था। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए, जो चीज़ उसके नसीब में है उसको हर हाल में मिलकर रहेगी। लेकिन जो चीज़ उसके मुकद्दर में नहीं, अगर वह किसी से छीन भी ले तब भी उसके जबड़े से निकल जाती है। इसलिए जो आपके पास है हमेशा उसमें राजी रहो। गलत तरीके से छीनोगी तो ऐसे रिश्ते भी फायदे नहीं देंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त।